जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अध्ययन कर रहे थे विविध सेक्शन के अंतर्गत भारत के प्रमुख राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में, प्रतीकों के बारे में। तो दोस्तों, इसी क्रम में, इसी श्रेणी में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, है ना। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज हमारे सामने प्रदर्शित है बोर्ड पे। तो राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों, जो आज हम जैसा राष्ट्रीय ध्वज हमारा आज है, दरअसल में इसकी कहानी क्या थी, कैसे हम इस राष्ट्रीय ध्वज तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो हम सर्वप्रथम हम इसी के बारे में देखने जा रहे हैं। अर्थात हम सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के एक ऐतिहासिक परिदृश्य के विषय में चर्चा करने वाले हैं, और इसके बाद दोस्तों हम अध्ययन करेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो भी प्रश्न होंगे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के ऐतिहासिक पहलू के बारे में कि कैसे कैसे करके ये यात्रा जो है वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की ओर गई। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है कि भाई भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कौन सा था, कहाँ पर जो है फहराया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यदि हम बात करें दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो 7 अगस्त 1906, है ना। 1906 वर्ष याद रखना महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर कि भाई 7 अगस्त 1906 वह वर्ष है, वह समय है, वह दिन है जब कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता में पारसी बागान चौराहे, दोस्तों यहाँ पर जो है प्रश्न कई दफ़ा एक मतलब चौराहे की जगह पे स्क्वायर करके भी आपके सामने आ सकता है कि भाई पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि ये हमारे भारत का पहला था, मतलब पहली दफ़ा जब फहराया गया तो कब फहराया गया, 1906 में। फिर इसके बाद दोस्तों बात ये आती है कि इस जो ये ध्वज है हमारा जो 1906 में फहराया गया था, ये कैसा दिखता था उस समय पे, कैसी इसकी आकृति थी, कैसी इसकी बनावट थी। तो यदि बात करें दोस्तों हम 1906 वाले ध्वज की, तो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर भी ये प्रदर्शित है कि भाई सबसे ऊपर, है ना, मैंने यहाँ पर छोटा सा भी मेंशन किया हुआ है कि सबसे ऊपर इसमें कौन सा कलर है, तो इसमें भी 3 36 पट्टियाँ हैं और सबसे ऊपर है हरा, फिर पीला, फिर लाल। तो हरा, पीला और फिर लाल। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यदि हम बात करें इसमें और क्या है, जैसे वर्तमान वाले ध्वज में हम देखते हैं कि हमारे बीचों बीच में कौन है, तो बोले एक चक्र है जो जिसमें 24 तीलियां हैं। लेकिन यदि हम इसमें बात करें 1906 वाले ध्वज में, तो दोस्तों यहाँ पर आप पाएंगे कि 8 आधे खुले कमल हैं, ये हरे रंग पर हैं, ये ऊपर वाली पट्टी पर है। और सबसे निचले पर यदि हम बात करें दोस्तों लाल कलर में, तो सूर्य और अर्धचंद्र की आकृति का एक प्रतीक प्रदर्शित है। तो ये था दोस्तों हमारा 1906 वाला ध्वज, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज था। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं 1906 के बाद, तो 22 अगस्त 1907 को दोस्तों दूसरा ध्वज हमारा फहराया गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा ध्वज ये जो है ये कैसा है, इसके विषय में भी देख लीजिए आप। तो ये महत्वपूर्ण है कि मैडम भिकाजी कामा जो है, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह के द्वारा जर्मनी में दोस्तों हुआ ये था कि एक इंटरनेशनल जो है सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का एक जो है सम्मेलन हुआ था। और वहाँ पर विदेशी भूमि, वहाँ पर जब हमने फहराया, चूंकि जर्मनी हमारे लिए विदेशी भूमि है, तो एक प्रश्न यहाँ से ये क्रिएट होगा कि भाई विदेशी भूमि पर फहराया गया प्रथम भारतीय ध्वज, तो ये कब था दोस्तों, 22 अगस्त 1907। ये ध्वज भी आपके सामने है दोस्तों। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अब देखें हमारे 2 प्रश्न आ चुके हैं। पहला क्या है कि पहला है कि भाई भारत के जो है प्रथम राष्ट्रीय ध्वज, और दूसरा क्या है, तो विदेशी भूमि पर पहला भारतीय ध्वज। और इसके बाद दोस्तों अब 1900 यदि हम देखें तो ये 1907 है। अब भाई आज़ादी के बाद की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आज़ादी के बाद पहली बार विदेशी भूमि पर जब ध्वज फहराया गया तो वो थी ऑस्ट्रेलिया की भूमि। ये भी एक बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने देखा कि 3 तथ्य हमारे सामने हैं, और जो यात्रा है वो यात्रा कैसी थी कि भाई सबसे पहले 1906 में, फिर उसके बाद 1907 में। और अब अगला जो तथ्य है दोस्तों वह है 1917 का। 1917 में दोस्तों होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और जो लोकमान्य तिलक जी थे, इनके द्वारा एक नए झंडे को अपनाया गया। अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर वो ये है कि भाई चाहे हम राष्ट्रीय ध्वज अपने भारत की बात करें या किसी भी देश की बात करें, तो आखिर हमें कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि हम एक ध्वज को या एक झंडे को या एक पताका को अपनाएं। तो दोस्तों इसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ इस हिसाब से है कि भाई समय कौन सा चल रहा था, ये समय चल रहा था अंग्रेज, जब अंग्रेज़ हम पर क्या किए हुए थे, अंग्रेज यानी हम अंग्रेज़ी हुकूमत पर थे, कहीं ना कहीं हम उनकी हुकूमत के तले थे। तो उस दौरान दोस्तों जनमानस में, ठीक है, एक देशभक्ति की भावना के संचार के लिए झंडा बहुत ही आवश्यक था। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि 1906, 1907 और 1907 के बाद 1917 में जब होम रूल आंदोलन होता है, तो इस दौरान एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा एक नए झंडे को अपना लिया जाता है।
बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर यह है कि अभी तक कोई एक आधिकारिक झंडा नहीं है, ठीक है, झंडे बदले जा रहे हैं निरंतर। अब देखें 1917 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस झंडे में आप देख पा रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि भाई हरे और लाल कलर में 36 पट्टियाँ हैं। साथ ही साथ में दोस्तों एक और इसमें आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर अब क्या है, तो अब आकृतियाँ बदल चुकी हैं। अब यहाँ पर सप्तऋषि जो तारा है दोस्तों, उसकी आकृति को यहाँ पर जो है उत्कीर्ण किया गया है इस झंडे में। तो ये था दोस्तों 1917 में। अब दोस्तों होता क्या है कि 1916 की यदि हम बात करते हैं तो 1916 में दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी जो हैं, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय झंडे की डिज़ाइन का जो श्रेय प्रदान किया गया है दोस्तों, तो इनकी मुलाकात दरअसल में होता क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते थे दोस्तों, वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है महात्मा गांधी जी से। और न केवल महात्मा गांधी जी बल्कि उस जो राष्ट्रीय अधिवेशन में जब सभी लोग उपस्थित थे तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, इन्होंने एक अपनी बात रखी कि भाई मेरी नज़र में हमारा एक जो है राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद दोस्तों यह जो प्रस्ताव था वह महात्मा गांधी जी को बहुत ही पसंद आया। इनकी जो ये बात थी वो महात्मा गांधी जी को पसंद आई और अंततः महात्मा गांधी जी ने ये जिम्मेदारी इन्हें ही सौंप दी। महात्मा गांधी जी ने कहा पिंगली वेंकैया जी से कि अब चूंकि यह आपके ही जो है मन की उपज है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो अंततः आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप क्या काम करें, आप इसका एक आदर्श जो एक डिज़ाइन है इस पताका का, इस ध्वज का, वो आप अपने हिसाब से बना करके लाए, है ना। तो अंततः दोस्तों होता यह है कि इस संरचना के क्रम में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा आप बात को, पिंगली वेंकैया जी को लगभग 5 वर्ष का समय लगा और इस 5 वर्ष के दौरान उन्होंने लगभग 30 देश, है ना, जो आंकड़े उपलब्ध है दोस्तों, 30 देशों के तिरंगे झंडे, जो भी उनके झंडे वगैरह हैं, उन पर इन्होंने शोध किया और अंततः दोस्तों इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो झंडे की संरचना प्रस्तुत की वो थी दोस्तों 2 समुदायों के प्रतीक के रूप में, यानी हिंदू और मुस्लिम। हिंदू के रूप में दोस्तों इन्होंने लाल और मुस्लिम के रूप में दोस्तों इन्होंने जो अपने झंडे की संरचना प्रस्तुत की उसमें उन्होंने हरे रंग को रखा। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है आपके सामने मैप प्रदर्शित है ना। तो इस झंडे में आप देख पाएंगे कि भाई 2 कलर हैं यहाँ पर, लाल और हरा। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, तो आगे चल करके देखिए, बात को समझिएगा। जालंधर के हंसराज ने इस झंडे में चक्र सम्मिलित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भाई इसमें आप एक चक्र सम्मिलित कीजिए और इसी क्रम में दोस्तों महात्मा गांधी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं गांधी जी का नेचर, गांधी जी ने दोस्तों शांति और भारत में रहने वाले अन्य समुदायों, अब अन्य समुदायों की बात क्यों आ गई दोस्तों यहाँ पर, समझिएगा आप बात को। भाई आप सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लेकर के करेंगे तो फिर थोड़ी सी समस्या वाली बात है, क्योंकि भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर लगभग सभी धर्म के लोग थे। तो फिर इन्होंने क्या काम किया गांधी जी ने कि भाई शांति और भारत में रहने वाले अन्य समुदायों तथा देश की प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा को एक सफेद बैंड के रूप में जोड़ने का सुझाव दिया। मतलब गांधी जी ने कहा कि भाई आप एक और पट्टी जोड़ लें सफेद कलर की और चरखा को भी वहां पर रख लें, तो इससे क्या होगा कि एक बैलेंस बन जाएगा कि ना केवल हिंदू मुस्लिम बल्कि सभी धर्मों के लिए। तो अंततः दोस्तों ऐसा ही फिर क्या हुआ, 1921 में ऐसा जो झंडा है वो अपना लिया गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो जो ये है कि भाई अभी तक जो झंडा अपनाया गया है, अब राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होंगे, ना केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन बल्कि जहां पर भी झंडा हमारा होगा वो यही झंडा होगा, ठीक है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अभी तक इसको आधिकारिक तौर पर अपनाया गया, तो नहीं, अभी आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया गया था। अब दोस्तों आगे की कड़ी में जब हम जाते हैं कि कब इसको आधिकारिक तौर पर अपनाया गया झंडे को, हम इस जो राष्ट्रीय ध्वज की जो यात्रा देख रहे हैं दोस्तों, इसके पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों अपने पिंगली वेंकैया साहब की। क्यों इंपॉर्टेंट है पिंगली वेंकैया जी की चर्चा करना यहाँ पर, तो उसका महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों क्योंकि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन का श्रेय प्रदान किया गया है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन इन्होंने रची वो कब की बात है, तो वह है 1921। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट रखिएगा कि भाई 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन या उसकी संरचना या उसका एक प्रारूप प्रस्तुत किया। फिर इसके बाद बात की जा रही पिंगली वेंकैया की दोस्तों, तो पिंगली वेंकैया जी जो हैं इनके विषय में आप बात को समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है 2009। हालांकि उसके पहले हम जन्म और मृत्यु की भी बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1876 को। कहां पर, तो आंध्र प्रदेश के एक जिले, कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक जिले में इनका जो है जन्म हुआ था तत्कालीन समय में, आंध्र प्रदेश। अच्छा, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई दोस्तों, तो मृत्यु भी इनकी आंध्र प्रदेश में हुई। तो आंध्र प्रदेश या इनके जन्म या मृत्यु उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों जितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्या,
2009 में दोस्तों मरणोपरांत डाक टिकट जो है जारी किया गया है ना। फिर इसके बाद बात की जा रही है 2014 में दोस्तों, तो इन्हें जो है भारत रत्न हेतु इनका नाम प्रस्तावित किया गया था। 2014 में भारत रत्न के लिए भी इनका नाम प्रस्तावित किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप इतने डाटा जो है अपने नोट कर लीजिए। और अब हम फिर से आते हैं अपने तिरंगे झंडे की उस ऐतिहासिक यात्रा पर। तो हमने दोस्तों अभी तक क्या देखा, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि भाई 1906 में पहला भारतीय जो है राष्ट्रीय ध्वज, फिर उसके बाद 1907 में विदेशी भूमि पर, फिर इसके बाद बात की जा रही है, अच्छा 1907 वाला किसके द्वारा, मैडम भिकाजी कामा। इसके बाद आज़ादी के बाद पहला तो ऑस्ट्रेलिया में, और 1917 में होम रूल जो आंदोलन हुआ उसमें एनी बेसेंट, और एक और हमारे महत्वपूर्ण कौन है, तो तिलक के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, एक नए झंडे को अपनाया गया। और इसके बाद बात की जा रही है 1921 में, तो एक झंडा लेकर के आए कौन, पिंगली वेंकैया, उन्हें ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और अब बात आ रही है दोस्तों 1931 का समय। देखिए बात को समझिएगा, 1931 की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो 1931 में जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये है कि 1931 में दोस्तों कांग्रेस समिति की कराची बैठक में, कांग्रेस समिति की कराची बैठक थी दोस्तों, और इस समय पे पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित तिरंगे को आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। अब ये महत्वपूर्ण है ना। अच्छा बात को समझिएगा, अभी तक हमने देखा कि भाई जो झंडा था किसके द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा जो झंडा लाया गया, डिजाइन किया गया, उसको दोस्तों आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया गया था। लेकिन यदि अब हम बात कर रहे हैं तो अब हम ये पाते हैं कि भाई क्या किया गया है, 1931 में कांग्रेस समिति का कराची बैठक में इसको आधिकारिक तौर पर अपना लिया जाता है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों, है ना, महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि भाई इसमें कुछ चेंजेस किए गए क्या, निश्चित तौर पर चेंजेस किए गए। आप इस झंडे को देख सकते हैं, चेंजेस क्या हुआ है आपके सामने है कि भाई लाल कलर की जगह पे भगवा या केसरी रंग को अपना लिया गया है, रंगों का क्रम परिवर्तित कर दिया गया है, जैसा हम आधुनिक समय पे पाते हैं कि भाई केसरी फिर सफेद उसके बाद हरा, ठीक वैसा ही है। और इस सबसे बढ़ चढ़ करके दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी भी चरखा बीच में बना हुआ है। 1931 में जब आधिकारिक तौर पर अपनाया जाता है तब भी क्या किया गया है, तो थोड़ा सा कलर चेंज, लाल की जगह पे क्या कर दिया गया, भगवा या केसरिया आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, फिर बीच में दोस्तों क्या है, तो व्हाइट है, और सबसे नीचे यानी सफेद, सफेद के बाद नीचे कौन है, हरा, और चरखा अभी भी बना हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि 1931 का ध्वज यहां पर होता है कंप्लीट। अब क्या होता है, इसके आगे की यात्रा में क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है 22 जुलाई 1947 की तिथि, इसे आप जरूर नोट करिएगा। बहुत ही ज़्यादा जो है परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। अब जो इस ध्वज को अपनाया गया है दोस्तों, तो आपने देखा 1931 वाला ध्वज भी हमारे आधुनिक ध्वज की ही तरह है, बस चेंजेस क्या की गई उसमें दोस्तों, जब संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया तो चरखा की जगह पर चक्र, जैसा कि जालंधर के हंसराज जी ने पहले ही कहा था कि आप चक्र को कर लीजिए, लेकिन उस समय पे चक्र की जगह पे चरखा को अपना लिया गया था। तो अब चरखा की जगह पे क्या परिवर्तन किया गया, इसमें चक्र आ गया, और चक्र में कितनी तीलियां दोस्तों, तो 24। अब इसके बाद बात यह आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर दो प्रश्न है दोस्तों। संविधान, यदि हम बात करें संविधान सभा की, तो इस ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किसने किया था, तो दोस्तों वह नाम है हंसा मेहता। ठीक है, हंसा मेहता जी ने संविधान सभा में ध्वज को प्रस्तुत किया था। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हम देखते हैं कि भाई जो हमारे रंग हैं, है ना, क्रम से, चाहे हम केसरिया या भगवा ले लें, सफ़ेद ले लें, हरा ले लें, या उस चक्र ले लें, चक्र को ले लें, तो ये जो प्रतीक है, ये जो रंग है, इनका क्या क्या अर्थ है, इसके विषय में यदि हम बात करें दोस्तों, तो रंगों और चक्र के यथेष्ट महत्व, इसका जो महत्व है, इसका वर्णन संविधान सभा में जिन्होंने किया दोस्तों, यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इनके रंगों और इनके चक्र वगैरह के जो भी महत्व है, जो डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा जिसका वर्णन किया गया उसके बारे में, और साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया और जिसके बारे में संविधान सभा में डॉक्टर राधाकृष्णन जी के द्वारा उनके रंगों की जो यथेष्ट वर्णन किया गया उसके बारे में। साथ ही दोस्तों उसके पहले हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज हमने यह संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया, उसे सर्वप्रथम 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को प्रदर्शित किया गया। पहली बार जब राष्ट्रीय ध्वज सामने आया तो वो कौन सा दिन था, तो वो था 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि। ये आप नोट रखिएगा, सारे फैक्ट और सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की, कि राष्ट्रीय ध्वज में और क्या विशेष, तो आप देखेंगे कि 3 आड़ी या 36 पट्टियां हैं दोस्तों, है ना, आप देख सकते हैं 3 पट्टियां हैं, और
इसमें दोस्तों हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर की ओर आप देखेंगे तो केसरिया है, मध्य में दोस्तों सफेद है और सबसे नीचे जो रंग है वह है हरा। यदि हम बात करें दोस्तों इस तिरंगे झंडे की ध्वज के बीचों बीच की बात यदि करें दोस्तों, तो मध्य में नीले रंग में, गहरे नीले रंग में एक चक्र है और यह चक्र कहां से लिया गया दोस्तों, तो अशोक के सारनाथ स्तंभ से, है ना, या सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अच्छा, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इस चक्र की, तो चक्र में क्या है, तो चक्र में है 24 आरे या 24 तीलियां। ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। और ये 24 तीलियां या 24 आरे दोस्तों किस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शित कर रहे हैं 24 घंटे को, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम साथ ही साथ में कि हमारा जो ये ध्वज है ना, तिरंगा झंडा है, इसके लंबाई चौड़ाई के अनुपात की दोस्तों हम बात करते हैं तो यह अनुपात है 3:2। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा घुमा कर पूछे जाते हैं। कैसे कि भाई अगर वो आपको लंबाई चौड़ाई की जगह चौड़ाई लंबाई का अनुपात दे रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, चौड़ाई यानी कि अब 2:3। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2 और जब चौड़ाई लंबाई का पूछ ले तो 2:3। अब एक और प्रश्न है दोस्तों, वो यह है कि हमारा जो ये राष्ट्रीय ध्वज है इसका आकार कैसा है, तो आयताकार। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप सब नोट रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम कि रंगों की जो यथेष्ट जो वर्णन किया है डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने, वो उसके बारे में हम आते हैं दोस्तों। तो केसरिया रंग की हम बात करें दोस्तों तो ये किस चीज का प्रतीक है, तो केसरिया रंग प्रतीक है जागृति, शौर्य, त्याग और बलिदान का, यानी कि तिरंगे झंडे में जो रंग लिया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस बार बिल्कुल भी जो रंग लिए गए हैं इनका किसी भी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं था, है ना। जैसे हम यदि पहले बात करें कि जो हमारा सबसे पहले वाले जो झंडे हैं उनमें जो हमने इतिहास में देखा है ना, जैसे जैसे विकास हुआ झंडों का, तो उस क्रम में दोस्तों उस समय पे क्या था कि उस समय पे ये था भाई कि जो भी संप्रदाय वगैरह हैं उनको आधार बना करके कलर लिए जा रहे थे। लेकिन इस बार किसी भी कलर का किसी भी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, केसरिया की यदि बात करें तो यह प्रतीक किस चीज का है, जागृति, शौर्य, त्याग और बलिदान का। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सफेद रंग की। तिरंगे झंडे में जो सफेद रंग है वह किस चीज का प्रतीक है, तो वह प्रतीक है सत्य, शांति और पवित्रता का। फिर इसके बाद दोस्तों तीसरा रंग है हमारा सबसे नीचे की ओर, वह है हरा। और ये भी प्रश्न बनते हैं कि भाई मध्य में कौन सा रंग है, सबसे ऊपर कौन सा रंग है, सबसे नीचे कौन सा रंग है, या इन्हें क्रम से जमाइए, इनका अनुपात क्या है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप नोट रखिएगा, है ना। बात की जा रही है सबसे निचले हरे रंग की, तो हरा रंग किस चीज का प्रतीक है दोस्तों, हरियाली, हमें पता है जीवन समृद्धि, है ना, तो विकास, उर्वरता और जीवन समृद्धि का। फिर इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि भाई चक्र की यदि बात करें कि चक्र किस चीज का प्रतीक है, तो दोस्तों चक्र प्रतीक है शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का। और मान लीजिए अगर यह ऑप्शन में नहीं है तो प्रगति का प्रतीक है कौन, चक्र। अब इसके बाद दोस्तों हम अगली चर्चा करते हैं, ये सारे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और जो संवैधानिक पहलू हैं दोस्तों इसके, यानी हमारे झंडे को लेकर के। तो राष्ट्रीय ध्वज पर हम यदि बात करें दोस्तों तो एक समिति गठित की गई थी संविधान सभा के द्वारा। अब देखें संविधान सभा में दोस्तों बहुत सारी समितियां थी, आप संविधान में इसे पढ़ेंगे, और इसी के अंतर्गत एक समिति थी तदर्थ समिति। और तदर्थ समिति के अंतर्गत जो झंडा करके समिति भी थी, उसकी उप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो उसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के जो तदर्थ समिति है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यही से नोट रखिएगा। और इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों अपने संवैधानिक परिदृश्य के अंतर्गत ही, तो अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है कि भाई इसको लेकर के जो भी हमारे मूल कर्तव्य हैं, है ना, यानी मौलिक कर्तव्यों में जो भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जिक्र किया गया है वो, और साथ ही साथ में मौलिक अधिकारों के बारे में दोस्तों। तो देखिए आइए हम बात करते हैं। बात की जाए यदि मूल कर्तव्यों की दोस्तों, तो भाग 4 का हमें पता है भाई कि भाग 4 का में क्या बताया गया है, मूल कर्तव्य बताए गए हैं, है ना। अब मूल कर्तव्यों के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत दोस्तों जो का है, यानी कि उसका जो सब आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है, या उसके अनुसार, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि भाग 4 का आर्टिकल 51 का ठीक है, या 51AA के अनुसार, के अकॉर्डिंग, के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और साथ ही साथ उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, है ना, राष्ट्रीय गीत इत्यादि का सम्मान करे। अब ये क्या है दोस्तों, ये हमारे कर्तव्य हैं। बात को आप समझिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न किस हिसाब से होगा कि नागरिकों के मूल कर्तव्य से बन सकता है प्रश्न, है ना, कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल या किस भाग में यह जिक्र किया गया है या इसका उल्लेख मिलता है, या किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, यह उनका मौलिक कर्तव्य है। तो आर्टिकल 51AA, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं भाई, अब बात आती है हमारे मौलिक अधिकारों की। तो यह है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। देखिए जनवरी 2004 की बात है,
उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए, है ना, एक महत्वपूर्ण निर्णय था इनका, और उस समय पर मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश है BN खरे। तो BN खरे की अध्यक्षता में दोस्तों जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय में BN खरे की अध्यक्षता में एक निर्णय दिया गया, और उसके अकॉर्डिंग क्या घोषणा की गई दोस्तों? तो वह थी कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। और यह कब कहा गया? जनवरी 2004 में। इसके पीछे की कहानी क्या है दोस्तों, वह बहुत रोचक है ना। अब ये आपका छोटा सा काम होगा, थोड़ी सी जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं कि आप इसे जरूर पढ़ें, है ना। फिर भी हम हिंट देते हैं यहाँ पर दोस्तों। एक नाम है नवीन जिंदल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। नवीन जिंदल कौन है? तो एक उद्योगपति है, ठीक है। साथ ही साथ में उद्योगपति के साथ में कौन? पूर्व सांसद नवीन जिंदल। और नवीन जिंदल के विषय में आप देखेंगे तो नवीन जिंदल जी ने सबसे पहले, अब दरअसल में इन्हें हम तिरंगा प्रेमी भी कह सकते हैं, इनके ही प्रयासों से दोस्तों हुआ क्या था कि 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता जो है, ठीक है, ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया था। अच्छा, क्या था ये, इसके अंतर्गत क्या हुआ? तो देखिए, जिसके अनुसार यानी भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार अब सभी भारतीय नागरिकों व निजी संस्थानों को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बात को आप समझिएगा। दरअसल में हुआ कुछ यूँ था, पहले जो उसका कोड था यानी फ्लैग कोड जो है ना, जो भी उनके नियम थे उसके अकॉर्डिंग यह परमिशन सभी लोगों के लिए नहीं थी। सभी लोग इसे फहरा नहीं सकते थे सामान्यतः, चाहे वे नागरिक हो या कोई भी निजी संस्थान वगैरह, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं था या इस चीज़ की अनुमति नहीं थी। अच्छा, नवीन जिंदल जी ने क्या किया? इन्होंने विदेश से जैसे ही रिटर्न होते हैं, ठीक है, आप इनकी स्टोरी जरूर पढ़िएगा। मैंने पहले ही कहा है कि भाई आप इन्हें पढ़ें, और मान लीजिए यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो हमने पहले ही चर्चा की है कि हम एक सीरीज़ लाएंगे जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की होगी, है ना, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की होगी, उस दौरान संभवतः इनकी भी चर्चा होगी, तो हम फिर वहाँ पर विस्तार से इसे बताएंगे। अभी दोस्तों हम संक्षिप्त में बताते हैं आपसे। तो यदि इनकी चर्चा की जाए तो हुआ कुछ यूँ था कि इन्होंने अपना जो संस्थान था, जो इंस्टीट्यूशन था इनका जो प्राइवेट, उस पर दोस्तों इन्होंने प्रतिदिन झंडा फहराना स्टार्ट कर दिया। अब जो वहाँ का स्थानीय जिला प्रशासन था दोस्तों, उन्होंने इसके खिलाफ दंडात्मक जो कार्यवाही जो भी थी, है ना, वो की। और इसके बाद दोस्तों ये सीधे जाते हैं कहाँ? तो दिल्ली कोर्ट भी पहुँचे, साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट तक की इन्होंने यात्रा की, और लगभग 7-8 वर्षों की इस यात्रा के बाद अंततः इन्हीं के पक्ष में निर्णय आया। इनके पक्ष से तात्पर्य है दोस्तों नागरिकों के पक्ष में निर्णय आया, और नागरिकों को अब यह अनुमति प्राप्त हुई किस आर्टिकल के तहत? तो देखिए, जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे जी जो हैं, इनकी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) के अधीन या अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। और साथ ही साथ में दोस्तों न केवल एक मूल अधिकार, इसके अतिरिक्त जो भारतीय ध्वज संहिता है, भारतीय ध्वज संहिता 2002, उसके अंतर्गत तो एक और निर्णय दे दिया गया भाई कि क्या क्या काम होगा अब आपका, है ना। इसके अनुसार अब सभी ना केवल भारतीय नागरिक बल्कि जितने भी निजी संस्थान हैं सभी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, वह यह है कि भाई हमारे जो 2 दिन हैं, कौन कौन से? 15 अगस्त और 26 जनवरी। अब आप जानते हैं कि 15 अगस्त मतलब कौन? स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और 26 जनवरी मतलब कौन दोस्तों? गणतंत्र दिवस। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये जो 2 दिन है दोस्तों, यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इन दिनों से कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें फ्लैग होस्टिंग की, तो आप समझिए बात को कि क्या है ये फ्लैग होस्टिंग। हिंदी में दोस्तों इसे कहा जाता है ध्वजारोहण, है ना। समझिए आप पहले बातों को। ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जहां तक संभव हो सके आप इसे नोट जरूर रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बात कुछ इस हिसाब से है कि 15 अगस्त के दिन के विषय में पूछा जाता है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा कहाँ पर फहराया जाता है, ठीक है, और किसके द्वारा? तो लाल किले में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। और 26 जनवरी के दिन दोस्तों राजपथ, दोनों दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। देखिए कितना अंतर है दोस्तों इन दोनों लाइनों में। एक तरफ लिखा हुआ है ध्वजारोहण, फ्लैग होस्टिंग की जाती है, और एक तरफ हमने लिखा है कि भाई राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको आप समझिएगा। सबसे पहली बात कि भाई 15 अगस्त याद रखना है लाल किले में, और दूसरी चीज़ 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन कहाँ पर? तो राजपथ पर राष्ट्रपति के द्वारा। अब जब राजपथ है तो राष्ट्रपति जी को ही आंसर लगाना है, और लाल किले है तो फिर कौन लगाएंगे? अपन PM साहब लगाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों बात को आप समझिएगा, अगला जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू होने वाला है वो ये है कि भाई क्या है ध्वजारोहण, क्या है फ्लैग होस्टिंग।
तो दरअसल में दोस्तों बात कुछ इस हिसाब से है कि जो पोल होता है, जो है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोल होता है दोस्तों, इस पोल में यदि बात की जाए फ्लैग होस्टिंग की तो झंडा नीचे बांध करके और फिर रस्सी के द्वारा इसको ऊपर ले जा करके और ऊपर फहराया जाता है। ये होता है दोस्तों क्या, फ्लैग होस्टिंग यानी कि ध्वजारोहण, जो कि कहाँ किया जाता है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले में या लाल किले की प्राचीर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा फहराया जाता है और ये कहलाता है फ्लैग होस्टिंग। और बात की जाए दोस्तों यदि 26 जनवरी के दिन की, गणतंत्र दिवस के दिन की, तो इस दिन दोस्तों क्या होता है, इस दिन झंडा जो है पोल में ऑलरेडी ऊपर बंधा हुआ होता है पहले से ही, और वहां पर बस रस्सी खींच करके फहरा दिया जाता है। तो उसे कहा जाता है ध्वज फहराना, राष्ट्रीय ध्वज का फहराना। उम्मीद है दोस्तों ये दोनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, आपको क्लियर भी हुए होंगे। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पहलू जो है हमारा वो ये है कि भाई प्रसिद्ध झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके विषय में प्रश्न पूछा गया है कि भाई प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है, तो ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, श्यामलाल गुप्त पार्षद, इन्होंने इस गीत की रचना की है। गीत के बोल क्या है दोस्तों, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और अब हमारा एक और अंतिम और महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, वह है राष्ट्रीय ध्वज की यदि हम बात करें तो राजकीय शोक के समय इसे झुका दिया जाता है। अब आप बात को समझिएगा, राजकीय शोक का मतलब क्या है ना, यानी ऐसी स्थिति दोस्तों जब हमारे प्रमुख, जो भी हमारे देश के प्रमुख हैं, यदि इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, या किसी भी कारण से यदि राजकीय है ना, किसी भी का ऐसे व्यक्ति जो हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं, अगर इनका निधन होता है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है, राजकीय शोक होता है वह दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसी स्थिति में, राजकीय शोक की स्थिति में 12 दिन के लिए, कब, यदि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में 12 दिन के लिए झंडा झुका रहता है। और 7 दिन के लिए कब दोस्तों, यदि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति जी का निधन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में 7 दिन के लिए झंडा झुका रहता है। साथ ही साथ में दोस्तों अन्य प्रमुख यदि हम बात करें तो ऐसे बहुत सारी स्थितियां होती हैं जब राष्ट्रीय शोक की स्थिति में झंडा को झुका दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप समझिएगा बात को, आपके लिए जो 2 प्रश्न है ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके बाद यदि बात की जाए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो ये है कि भाई राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके जो भी फैक्ट हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी यदि आप IAS, IPS या PCS, UPSC या PCS दर्जे की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ये पहलू भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको मेंस आंसर राइटिंग में ये काम आ सकता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसके तहत क्या है प्रावधान, आप समझिएगा बात को। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, गान, संविधान का अपमान करता है, यानी ऐसी चीज़, ठीक है, कौन कौन सी, संविधान है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है या तिरंगा है हमारा, इनका अपमान करता है। अब अपमान किस रूप में हो सकता है दोस्तों, निश्चित तौर पर अपमान हम जानते हैं कि भाई अपमान के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप यदि देखेंगे तो हमारे जो सैनिक शहीद होकर के आते हैं, जब वो शहीद हो जाते हैं दोस्तों, तो जो उनका अंतिम संस्कार जब होता है, जब वो शहीद होकर के आते हैं, तो तिरंगे झंडे में वो लपटे हुए होते हैं, ठीक है, पूरे तिरंगे झंडे में उन्हें क्या कर दिया जाता है, कवर रखा जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें दोस्तों किसी सामान्य व्यक्ति को, जनरल, हम चाहें कि उसकी जो बॉडी है, हम क्या काम करें, तिरंगे झंडे में अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कवर करके हम ले जा रहे हैं, तो दोस्तों ये जो है ये अपमान है, यह अपमान की श्रेणी में आता है। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें कि मान लीजिए कहीं पर अपमान कर रहे हैं या झंडे को हम उल्टा फहरा रहे हैं तो हम अपमान कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आयाम हैं दोस्तों जिसमें क्या होता है कि हम यदि ऐसे किसी भी जो चीज़ें हैं, जो ऐसे कृत्य हैं, अगर हम इसमें लिप्त पाए जाते हैं दोस्तों, तो क्या होगा हमारा, तो उसको आप समझिएगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत 3 वर्षीय कारावास या जुर्माना हो सकता है। साथ ही साथ में दोस्तों 6 वर्ष तक के लिए संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव में लड़ने हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में होता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारे हुए दोस्तों लगभग पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों हमारा एक और अंतिम पहलू बाकी है और वह है, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों।
अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य तथ्यों की। ठीक है, ये कुछ विविध तथ्य हैं दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के, तिरंगे को लेकर के। तो दोस्तों प्रश्न है हमारा कुछ इस हिसाब से कि भाई माउंट एवरेस्ट पर पहली बार भारतीय तिरंगा कब फहराया गया? तो दोस्तों ये समय है 1953, 1953 में दोस्तों तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी जो थे, है ना, ये तिरंगे झंडे को लेकर के गए और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है राष्ट्रीय अपना जो ध्वज है इसे फहराया। फिर 1971 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर कब गया? तो 1971 में दोस्तों किस यान के थ्रू गया? तो अपोलो यान के द्वारा गया। अपोलो 15 यान के द्वारा अमेरिका के द्वारा ले जाया गया। ठीक है दोस्तों, अमेरिका का है यह यान। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपोलो यान के बाद की, यदि बात करें हम 1984 की बात करते हैं दोस्तों, तो अप्रैल 1984 में भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के द्वारा हमारा जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, इसे बैच के रूप में, ठीक है, बैच के रूप में जब ये लेकर के गए हुए थे, यानी इन्होंने जो बैच लगाया हुआ था उसमें कौन था? हमारा तिरंगा झंडा था और वे हमारे भारत के फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री। इसके बाद एक और अतिरिक्त और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रमा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना? तो चौथे नंबर का। इसके पहले दोस्तों अमेरिका, रूस और अन्य यूरोपीय अंतरिक्ष यान वगैरह या अंतरिक्ष जो भी स्पेस एजेंसी वगैरह हैं यूरोपीय, ये भी पहले जा चुके हैं और इन्होंने अपने ध्वज फहराए हुए हैं। भारत चौथा देश बना और ये समय कब था दोस्तों? तो 15 नवंबर 2008। उम्मीद है आपको ये अतिरिक्त जानकारियाँ भी महत्वपूर्ण लगी होंगी, है ना, आप इसे नोट कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हमारे पास नोट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राष्ट्रीय ध्वज होता है समाप्त लगभग पूरे तरीके से। इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों, चाहे इसका ऐतिहासिक परिदृश्य हो, चाहे इसका संवैधानिक हो, चाहे हम बात करें इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, राष्ट्रीय शोक की, या ऐसी स्थिति की दोस्तों जब भी हम किसी भी अपने राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय ध्वज गान इसका अपमान करेंगे तो कैसे कैसे इस पर कार्यवाही होती है, लगभग सभी चीज़ों की हमने जानकारी कलेक्ट की दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण था कि भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जो है ध्वज जब फहराया जाता है तो उसमें क्या अंतर है, कहां पर फहराया जाता है और किसे कहते हैं फ्लैग होस्टिंग यानी ध्वजारोहण और किसे कहते हैं सामान्य राष्ट्रीय ध्वज फहराना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियां जो है महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारियां हैं ये आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी, ठीक तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो यदि दोस्तों आपको ठीक लगी है तो आप इसे शेयर जरूर करें। मुलाकात दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।